एक गांव में एक किसान रहता था। उस किसान के 4 बेटे थे। चारों बेटे धीरे धीरे बड़े हो रहे थे। किसान के 3 बेटे तो बहुत समझदार थे, लेकिन उसका छोटा बेटा कुछ कम बुद्धि वाला था। मगर उसमें एक बात थी कि जितना वो कम बुद्धि का था, उसका शरीर उतना ही ताकतवर था। वो बहुत मजबूत और तंदुरुस्त था। एक दिन किसान ने सोचा, मेरे तीनों बेटे तो बहुत समझदार हैं, वे अपना जीवन किसी ना किसी तरह चला ही लेंगे, लेकिन ये मेरा छोटा बेटा कम बुद्धि वाला है। उसकी कमाई की मुझे बहुत चिंता है। बहुत सोच विचार के बाद उसने तय किया कि क्यों ना मैं अपने इस छोटे बेटे को पहलवानी सिखा दूं। वैसे भी इसका शरीर देखने में पहलवानों जैसा ही है। अब किसान ने अपने छोटे बेटे को पहलवानी सिखाना शुरू कर दिया। उसे अच्छी पहलवानों वाली खाने की चीजें दी जाने लगी। किसान का छोटा बेटा बहुत जल्दी ही ताकतवर पहलवान बन गया। धीरे धीरे समय बीतता गया। कुछ समय बाद किसान ने अपने 3 बड़े बेटों का विवाह कर दिया। जब बड़े बेटों का विवाह हो गया तो तीनों बहुएं छोटे देवर से जलने लगी। वे मन में सोचने लगी, ये छोटा देवर कोई काम धंधा नहीं करता, पूरे दिन बस खाता रहता है, और हमारे पति मेहनत में लगे रहते हैं, ये बैठे बैठे मजे करता है। ये सोचकर तीनों बहुओं ने अलग होने के लिए झगड़ा खड़ा कर दिया। जब बहुएं अलग होने की जिद करने लगी तो किसान ने मन में सोचा, अब मुझे अपने छोटे बेटे का भी विवाह कर देना चाहिए। यही सोचकर किसान ने किसी तरह अपने छोटे बेटे का विवाह भी कर दिया। संयोग से वो पहलवान की पत्नी बहुत ही सुंदर और समझदार थी। आसपास के इलाके में कोई स्त्री उसके समान सुंदर नहीं थी। छोटे बेटे का विवाह होने के बाद किसान ने चारों बेटों को अलग अलग कर दिया ताकि घर में कोई झगड़ा ना हो। जब चारों बेटे अलग हुए तो 3 बड़े बेटे जो समझदार थे, वे तो अच्छी कमाई करने लगे, लेकिन छोटा बेटा जो पहलवान था, उसका तो बस एक ही काम था, अच्छा खाना खाना और रोज पहलवानी करना। इसी कारण जल्दी ही उसके घर में पैसों की कमी होने लगी। जब खर्च पूरे नहीं हुए तो पहलवान की पत्नी उससे झगड़ने लगी। वो कहने लगी, तुम कोई काम धाम तो करते नहीं, दिन भर पड़े रहते हो, और तुम्हें खाने में भी अच्छा अच्छा चाहिए। ऐसे हमारा गुजारा कैसे होगा। अब दोनों पति पत्नी में झगड़ा होने लगा, क्योंकि पहलवान की पत्नी बहुत समझदार थी। उसने सोच विचार कर एक दिन कहा, तुम राजा के पास जाओ और उनसे कहो कि मुझे नौकरी चाहिए। पहलवान बोला, ये तुम क्या कह रही हो, मुझे तो कोई काम ही नहीं आता, मैं बस कुश्ती लड़ सकता हूं और खा सकता हूं, इसके अलावा कुछ आता ही नहीं, तो राजा मुझे नौकरी कैसे देंगे, और किसी तरह अगर नौकरी मिल भी गई तो मैं करूंगा क्या। तब उसकी पत्नी बोली, वो सब मुझ पर छोड़ दो, जैसा मैं कहूं वैसा करो। तुम महाराज के पास जाओ और कहना कि मुझे ₹1,00,000 की नौकरी चाहिए, और ये बिल्कुल मत बताना कि तुम्हें कुछ नहीं आता। पत्नी ने पहलवान को समझा बुझाकर राजा के पास भेज दिया। पहलवान उदास मन से राजा के दरबार की ओर चल दिया। जब वो राजा के दरबार में पहुंचा तो राजा ने देखा कि बहुत हटा कट्टा बलवान आदमी उसके सामने खड़ा है। राजा ने पूछा, तुम किस लिए आए हो। पहलवान बोला, महाराज, मुझे नौकरी चाहिए। राजा ने कहा, ठीक है, लेकिन पहले ये बताओ कि तुम क्या काम कर सकते हो। तब वो पहलवान कहता है, महाराज, ऐसा काम जो आपके राज्य में कोई ना कर पाए वो काम मैं करूंगा, परंतु इसके बदले में मैं आपसे ₹1,00,000 का वेतन लूंगा। राजा कहने लगा, तो अच्छा, लाख की नौकरी करोगे। वो पहलवान कहने लगा, जी महाराज। राजा ने अपने मंत्रियों से सलाह ली और कहा, देखो तो जरा, क्या हमसे पहले कभी किसी पूर्वज राजा ने किसी लाख वाले को नौकरी पर रखा था या नहीं। राजा के मंत्री ने जब पुराने दस्तावेज देखे तो उन्हें पता चला कि महाराज के दादा ने भी ₹1,00,000 वाले को नौकरी पर रखा था। मंत्री कहने लगा, महाराज, आपके दादा ने भी ₹1,00,000 वाले को नौकरी पर रखा था। अपने मंत्री की बात सुनकर राजा बोला, तो ठीक है, हम भी अपने यहां ₹1,00,000 वाले को नौकरी पर रख लेते हैं। यही सोचकर राजा ने उस पहलवान को लाख वाले के रूप में अपने यहां नौकरी दे दी और कहा, जब हमें तुम्हारी जरूरत होगी हम तुम्हें बुलवा लेंगे, तब तक तुम हमारे मेहमान घर में रह सकते हो। अब तो वो पहलवान बड़े ही आराम से उस राजसी महल में रहने लगा, और उसी दिन से वो पहलवान 1,00,000 का वेतन पाने लगा। अब वो रोज पहलवानी करता, घूमता फिरता और आराम से सो जाता था। धीरे धीरे यूं ही कुछ वक्त बीत गया।
एक दिन राजा और उसके मंत्री पहलवान से कहने लगे, तुम कई दिनों से अपने घर नहीं गए हो, इसलिए अपने घर हो आओ, और हम भी तुम्हारा घर देखना चाहते हैं, इसलिए हम भी तुम्हारे साथ चलेंगे। महाराज की बात मानकर पहलवान राजा और मंत्री को लेकर अपने गांव के लिए चल देता है। पहलवान राजा और मंत्री को लेकर जब अपने घर पहुंचा तो पहलवान की पत्नी ने देखा कि राजा और मंत्री हमारे घर आए हैं, तो उसने उनके लिए बड़ा ही स्वादिष्ट भोजन बनाया और उन्हें अपने हाथों से परोसा। तभी राजा की नजर पहलवान की पत्नी पर चली गई। पहलवान की पत्नी तो सुंदर थी ही, वो इतनी सुंदर थी कि रानी भी उसके सामने कुछ नहीं थी। राजा ये देखकर हैरान रह गया। भोजन करने के बाद महाराज और मंत्री वापस चले आए। अब राजा मंत्री से कहने लगा, मंत्री जी, इस पहलवान की पत्नी कितनी सुंदर है, इसके सामने तो हमारी रानी कुछ भी नहीं है। तब मंत्री ने कहा, हाँ महाराज, पहलवान की पत्नी सुंदर तो है, परंतु क्या किया जाए, ये तो अपना अपना भाग्य है। किसी के भाग्य में सोना है तो किसी के भाग्य में मिट्टी भी नहीं। राजा बोला, मंत्री जी, हम पहलवान की पत्नी को पाना चाहते हैं, इसीलिए मुझे कोई तरीका बताओ, हमें क्या करना चाहिए। मंत्री कहने लगा, महाराज, मुझे कुछ समय दीजिए, मैं कोई ना कोई उपाय सोचकर आपको बता दूंगा। राजा और मंत्री उसी दिन से पहलवान की पत्नी को हड़पने का षड्यंत्र रचने लगे। धीरे धीरे कुछ समय और बीता। तभी महाराज की मां यानी राजमाता बीमार पड़ गई। जब राजमाता बीमार पड़ गई तो महाराज ने बड़े बड़े वैद्यों को उन्हें दिखाया, परंतु कोई भी वैद्य उन्हें ठीक नहीं कर पाया। एक दिन एक वैद्य जी आए। तभी मंत्री के मन में एक योजना बनी कि पहलवान की पत्नी को पाने का यही मौका है। पहलवान ने कहा था कि जो काम कोई नहीं कर सकता वो मैं कर सकता हूं। आज उसे उसके ही जाल में फंसाने का मौका मिल गया। तब वो मंत्री उस वैद्य के पास गया और उससे बोला, वैद्य जी, अगर आप हमारे बताए अनुसार राजमाता का इलाज करेंगे तो मैं आपको 1000 सोने के सिक्के दूंगा। 1000 सोने के सिक्कों की बात सुनकर वैद्य के मन में लालच आ गया। वो बोला, बताइए मंत्री जी, मुझे क्या करना होगा। मंत्री बोला, वैद्य जी, आप राजमाता के इलाज के लिए राजा से ऐसी चीज की मांग करना जो कहीं भी ना मिले। 1000 सोने के सिक्कों के लालच में आकर वैद्य कहने लगा, मंत्री जी, मैं ऐसा ही करूंगा। अब मंत्री राजा को लेकर उस वैद्य के पास गया। वैद्य ने राजमाता की नब्ज देखी और नब्ज देखकर राजा से कहा, महाराज, इनका इलाज अब संभव नहीं है। यह सुनकर राजा घबरा गया और कहने लगा, क्यों वैद्य जी, क्या बात है। वैद्य ने कहा, राजन, आपकी माता को केवल एक ही चीज ठीक कर सकती है। राजा कहने लगा, बताओ वो क्या है। फिर वैद्य बोला, महाराज, वो चीज बहुत ही दुर्लभ है, इतनी आसानी से नहीं मिल सकती। राजा बोला, आप बताओ तो सही, मैं उस दवा को किसी भी तरह ढूंढ कर लाऊंगा। तब वैद्य जी ने बताया, महाराज, यदि आप 4 हूर बिलाव मंगवा दें तो आपकी माता ठीक हो सकती है। उन चारों का तेल निकलवाकर यदि उस तेल से राजमाता के शरीर की मालिश की जाए तो वे बहुत जल्दी ठीक हो जाएंगी। वैद्य की बात सुनकर राजा मन ही मन विचार करने लगा कि अवश्य ही उस जानवर को मंगवाना चाहिए। फिर राजा ने पूछा, वो कहाँ मिलता है। वैद्य कहने लगा, महाराज, वो हिमालय के जंगलों में मिलता है। राजा ने कहा, ठीक है वैद्य जी, तब तक आप हमारी माता का इलाज करते रहिए, हम अभी दरबार जाकर किसी को हूर बिलाव लाने के लिए भेजते हैं। दरबार में जाकर महाराज ने अपने सभी सभासदों, मंत्रियों और सेनापतियों को बुलाया और उनसे कहा, क्या कोई ऐसा योद्धा है जो हूर बिलाव नाम का जानवर ला सके। ये बात सुनकर कुछ समझदार लोग कहने लगे, महाराज, ये हूर बिलाव क्या होता है, हमने आज तक ये नाम कभी नहीं सुना। राजा कहने लगा, ये एक विशेष प्रकार का जानवर होता है जो हिमालय के जंगलों में रहता है। राजा की बात सुनकर सभी दरबारी चुप हो गए, क्योंकि जिस हूर बिलाव की बात राजा कर रहे थे, आज तक किसी ने ऐसा कोई जानवर नहीं देखा था, ना सुना था। अब राजा ने उन्हें चुपचाप देखते हुए मंत्री से कहा, मंत्री जी, ऐसे तो काम नहीं चलेगा। राजमाता को बचाने के लिए हमें हूर बिलाव जानवर को लाना ही होगा। फिर मंत्री कहने लगा, महाराज, जो पहलवान हमारे यहां केवल बैठे बैठे तनख्वाह ले रहा है, वो किस दिन काम आएगा। क्यों ना वही इस हूर बिलाव को लाने जाए। आप उसे बुलाकर कहिए कि वो 1 महीने के अंदर हूर बिलाव को लाकर दे।
नहीं तो उसे फांसी पर चढ़ा दिया जाएगा। मंत्री ने आगे कहा, महाराज, अगर पहलवान हूर बिलाव लेने जाएगा तो कभी लौटकर नहीं आ पाएगा, क्योंकि हूर बिलाव नाम का कोई जानवर होता ही नहीं है। राजा ने पूछा, क्या मतलब? तब मंत्री ने महाराज को अपने द्वारा रचे गए पूरे षड्यंत्र के बारे में धीरे से बता दिया। मंत्री का षड्यंत्र सुनकर राजा बहुत खुश हो गया और बोला, वाह मंत्री जी, आपने तो बहुत अच्छा उपाय निकाला है। हम कल ही उस पहलवान को हूर बिलाव लाने के लिए भेज देंगे। अगर वो खाली हाथ वापस आया तो हम उसे फांसी पर चढ़ा देंगे और पहलवान की पत्नी को हम अपनी रानी बना लेंगे। अब तो राजा ने बिना देर किए कुछ सिपाही भेजकर पहलवान को अपने दरबार में बुलवा लिया। पहलवान के दरबार में आते ही महाराज कहने लगे, हे पहलवान, तुम काफी समय से बैठे बैठे वेतन ले रहे हो, लेकिन अभी तक तुमने हमारा कोई काम नहीं किया है। अब तुम्हारे लिए एक जरूरी काम आ गया है। पहलवान बोला, आदेश कीजिए महाराज, मैं अवश्य करूंगा। तब राजा ने कहा, हमें 4 हूर बिलाव नाम के जानवरों की जरूरत है। उनका तेल निकलवाना है और उस तेल से राजमाता के शरीर पर मालिश करानी है, जिससे उनकी बीमारी दूर हो सके। राजा की बात सुनकर पहलवान सोच में पड़ गया और कहने लगा, महाराज, मुझे कुछ समझ में नहीं आया, ये हूर बिलाव क्या होता है? राजा ने कहा, हम भी नहीं जानते, लेकिन ये काम सिर्फ तुम ही कर सकते हो, इसीलिए हमने इस काम के लिए तुम्हें ही चुना है। बहुत सोच विचार के बाद पहलवान बोला, ठीक है महाराज, आप मुझे कुछ समय दीजिए। तब महाराज बोले, मैं तुम्हें 1 महीने का समय देता हूं। अगर तुम 1 महीने में 4 हूर बिलाव नहीं ला पाए तो तुम्हें फांसी पर चढ़ा दिया जाएगा। महाराज की बात सुनकर पहलवान घबरा गया और आदेश का पालन करने के लिए हिमालय की ओर चल पड़ा। रास्ते में वह सोचता रहा, हमने तो कभी इस जानवर के बारे में सुना ही नहीं, कभी देखा है। शायद मेरी पत्नी को इस बारे में कोई जानकारी हो, इसलिए एक बार अपनी पत्नी से मिल लेना चाहिए, शायद उसे कुछ पता हो। यही सोचकर वो सीधा अपने घर लौट आया और अपनी पत्नी को सारी बात बता दी। पहलवान की पत्नी ने जब सारी बात सुनी तो उसने मन ही मन विचार किया, ऐसा तो कोई जानवर होता ही नहीं, शायद महाराज ने मेरे पति के लिए कोई षड्यंत्र रचा है। बहुत सोच विचार करने के बाद वो बोली, ठीक है, तुम्हें महाराज ने 1 माह का समय दिया है। मेरे मायके में बहुत से हूर बिलाव मिलते हैं। तुम ऐसा करो कि मेरे मायके चले जाओ और वहीं रहना। जब तक मैं खबर ना भेजूं तब तक वापस मत आना। मैं अपने भाइयों से कहकर हूर बिलाव मंगवा दूंगी। ये बात सुनकर पहलवान खुश हो गया और अपनी ससुराल चला गया और वहीं पर आराम से रहने लगा। उधर पहलवान की पत्नी ने सोचा कि राजा अवश्य ही मेरे पति को ढूंढते हुए यहां तक आएगा। उसने सारी परिस्थितियों को पहले ही भांप लिया और अपने आंगन में 200 हाथ गहरा एक कुआं खुदवा दिया। फिर उसके ऊपर कच्चे धागों से एक चारपाई बुनकर रख दी और उस चारपाई के ऊपर अच्छे से बिस्तर लगा दिया। इधर राजा ने सोचा कि यही सही मौका है, पहलवान के घर जाकर उसकी पत्नी से अपने प्यार का इजहार करना चाहिए। अगले दिन राजा ने पहलवान के दरवाजे पर दस्तक दी और आवाज लगाई। पहलवान की पत्नी ने आकर दरवाजा खोला। द्वार पर राजा को देखकर वो बोली, महाराज, इस समय मेरे पति घर पर नहीं है, इसलिए आप बाहर ही बैठिए, मैं आपके लिए भोजन पानी लेकर आती हूं। राजा कहने लगा, अरे नहीं नहीं, मैं बाहर क्या करूंगा, मैं भी तुम्हारे साथ अंदर ही चलता हूं। पहलवान की पत्नी को अपने जाल में फंसाने की नीयत से राजा कहने लगा, हे सुंदरी, लगता है कि पहलवान तुम्हें अच्छे से नहीं रखता है। अरे वो तुम्हें क्या अच्छे से रखेगा, वो तो खुद दूसरे की नौकरी करता है। अगर तुम हमारे महलों की रानी होती तो तुम्हारी जिंदगी कितनी खूबसूरत होती। राजा के मुख से ऐसी मीठी मीठी बातें सुनकर पहलवान की पत्नी समझ गई कि राजा की नीयत खराब है। उसने सोचा, अब इसे सबक सिखाना चाहिए। पहलवान की पत्नी ने राजा से कहा, आइए महाराज, अंदर आइए, आप ठीक कह रहे हैं, पहलवान किसी भी तरह से मेरे योग्य नहीं है। अब मैं ही उसे छोड़ दूंगी और आज से मैं आपके साथ ही रहूंगी। राजा उसकी बातों में आ गया और उसके साथ अंदर चला गया। घर के आंगन में पहलवान की पत्नी ने जो कच्चे सूत की चारपाई कुएं के ऊपर बिछा रखी थी और उस पर मखमल की चादर डाली थी, उसी चारपाई की ओर इशारा करते हुए पहलवान की पत्नी ने कहा, महाराज, आप इस चारपाई पर बैठिए, मैं अभी आती हूं।
जैसे ही राजा उस चारपाई पर बैठा तो कच्चे धागे से बुनी हुई चारपाई टूट गई और राजा सीधे उस कुएं में गिर पड़ा और उसे बहुत चोटें आई। महाराज के कुएं में गिरते ही पहलवान की पत्नी जोर जोर से हंसने लगी और बोली, महाराज, अब आप इसी कुएं में बैठकर अपना राजपाट चलाइए। यह सुनकर महाराज सोचने लगा, ये क्या हो गया? अब तो मैं फंस गया। जब 3-4 दिन हो गए और राजा अपने दरबार में नहीं पहुंचा तो मंत्री सोचने लगा, महाराज को क्या हुआ? महाराज तो पहलवान की पत्नी के पास गए थे, ना जाने वहां क्या कर रहे हैं। मुझे भी चलकर देखना चाहिए। ऐसा सोचकर मंत्री भी पहलवान के घर की ओर चल पड़ा। मंत्री पहलवान के दरवाजे पर पहुंचा और आवाज लगाई तो पहलवान की पत्नी बाहर आई। बाहर आकर उसने देखा कि राजा के मंत्री जी खड़े हैं। वो बोली, कहिए मंत्री जी, कैसे आना हुआ? मंत्री कहने लगा, मैं महाराज से मिलने आया हूं। वो 4 दिन से आपके यहां ही रुके हुए हैं। इस पर पहलवान की पत्नी बोली, वो तो उसी दिन लौट गए थे जिस दिन यहां आए थे। ये सुनकर मंत्री सोचने लगा, अच्छा हुआ महाराज यहां नहीं है, अब मैं इससे अपने दिल की बात कह दूंगा। मंत्री बोला, मैं इसलिए आया हूं कि मैं तुम्हें बता दूं कि देखो पहलवान तो अब मर ही जाएगा। वो जीवित नहीं रहेगा क्योंकि वो हिमालय के जंगलों में गया है। तुम कहां अकेली यहां रहोगी? इसलिए तुम मेरे साथ चलो, मैं तुम्हें महाराज के महल में रख लूंगा। पहलवान की पत्नी ने जब मंत्री की बात सुनी तो वो मंत्री के इरादे समझ गई। उसने फिर से दिमाग से काम लिया और कहने लगी, आप मेरे साथ अंदर चलिए। इस प्रकार पहलवान की पत्नी मंत्री को बुलाकर अंदर ले गई और उसी चारपाई पर बैठने को कहा। मंत्री जैसे ही चारपाई पर बैठा तो वो भी सीधे कुएं में गिर पड़ा। मंत्री को देखकर राजा कहने लगा, मंत्री जी, तुम यहां कैसे? तब मंत्री ने कहा, महाराज, आप यहां कैसे? राजा ने जवाब दिया, मैं पहलवान की पत्नी की खुशामद में हूं। अब तू भी आ गया है तो और भी अच्छा हुआ। इस प्रकार राजा और मंत्री कुएं के अंदर फंस जाते हैं। 2-4 दिन बीतने पर राजा के सेनापति ने विचार किया कि राजा को ढूंढने के लिए मंत्री भी पहलवान के घर गया था। वो भी लौटकर अभी तक नहीं आया। मुझे भी चलकर देखना चाहिए कि उनके साथ आखिर क्या हुआ है। वो कहीं पहलवान की पत्नी के पास ही तो नहीं रुक गए, ना जाने दोनों वहां क्या कर रहे हैं। ये विचार करके सेनापति भी पहलवान के घर की ओर चल देता है। सेनापति जब शाम होने पर पहलवान के घर पहुंचता है तो वो भी पहलवान की सुंदर पत्नी को देखकर अपनी नीयत खराब कर लेता है। पहलवान की पत्नी सेनापति को भी अपने घर के अंदर ले जाती है और उसी खाट पर बैठने को कहती है। जैसे ही सेनापति खाट पर बैठा, वो भी नीचे कुएं में गिर गया, जहां राजा और मंत्री पहले से ही पड़े हुए थे। जब राजा और मंत्री ने सेनापति को देखा तो कहने लगे, सेनापति, तुम भी यहां आ गए। सेनापति बोला, अरे महाराज, आप भी यही हैं, मैं तो आपको ही ढूंढने आया था। राजा बोला, तुमने मुझे ढूंढ लिया, अब पड़े रहो। अब वे सोचने लगे कि कहां फंस गए। वो तो पहलवान की पत्नी को लेने आए थे और उल्टे उनकी ही जान पर बनाई। अगले दिन राजा के कोतवाल ने मन में विचार किया कि मैं भी चलकर देखता हूं कि महाराज, मंत्री और सेनापति अब तक क्यों नहीं लौटे। जो भी पहलवान की पत्नी के पास जाता है वो लौटकर क्यों नहीं आता है। यही विचार करके कोतवाल भी पहलवान के घर की ओर चल देता है। कोतवाल भी उसी प्रकार उस कुएं में पहुंच जाता है जहां राजा, मंत्री और सेनापति पहले से ही विराजमान थे। ये देखकर राजा कहने लगा, कोतवाल जी, आप भी यहां आ गए। कोतवाल ने भी पूछा, राजा साहब, आप यहां क्या कर रहे हैं? राजा बोला, वही कर रहा हूं जो आप यहां करने आए थे, अब पड़े रहो इसी में। दोस्तों, 200 हाथ गहरे कुएं में गिरने से सभी को बहुत चोटें आई थी। कोई लंगड़ा हो गया था, कोई लूला, किसी का चेहरा बिगड़ गया था, तो किसी की आंख चली गई थी। पहलवान की पत्नी रस्सी के सहारे थोड़ा बहुत भोजन और पानी उन लोगों तक पहुंचा देती थी ताकि वे जीवित रह सके। इस प्रकार राजा और उसके साथियों को कुएं में पड़े पड़े लगभग 15 दिन बीत गए। अब तो चारों उस कुएं में पड़े पड़े बीमार पड़ने लगे। अब राजा मन ही मन सोचने लगा कि यहां से कैसे निकला जाए। अब वे बहुत दुखी हो गए थे। उन्होंने आपस में सलाह की कि किसी तरह पहलवान की पत्नी से गिड़गिड़ाकर माफी मांगकर बाहर निकलना चाहिए। बाद में हम इसे इसके किए की सजा जरूर देंगे। यही सोचकर राजा ने पहलवान की पत्नी को आवाज लगाई और माफी मांगते हुए कहने लगा,
हमें माफ कर दो और हमें यहां से बाहर निकाल दो। पहलवान की पत्नी जानती थी कि अगर इन लोगों को यहां से ऐसे ही जाने दिया तो वे अवश्य ही हमसे बदला लेने के बारे में सोचेंगे और हमारा जीना मुश्किल कर देंगे। इसीलिए उसने अपने मन में एक नई योजना बनाई और महाराज से कहा, महाराज, मैं आप लोगों को बाहर निकाल तो दूंगी और महल भी जाने दूंगी, लेकिन मेरी एक शर्त है कि जिस तरह मैं आप लोगों को यहां से भेजूंगी वैसे ही आप लोग यहां से जाएंगे। महाराज और उनके साथी उसकी शर्त मानने को तैयार हो जाते हैं। तब पहलवान की पत्नी कहती है, तो ठीक है, आप 2 दिन का इंतजार और करिए। तीसरे दिन हम आपको आपके महल तक स्वयं पहुंचा देंगे। यह सुनकर राजा और उसके साथी बहुत खुश हो गए। इधर पहलवान की पत्नी ने अपने जेठ के बच्चों को आदेश दिया, आप लोग कुछ चिड़ियों के पंखों का इंतजाम करो। चिड़िया, कबूतर, मोर और अन्य सभी पक्षियों के ज्यादा से ज्यादा पंख लेकर आओ और एक कमरे में उन पंखों को भर दो। उसके तीनों जेठों के पुत्रों ने 2 दिन में ही वो कमरा पंखों से भर दिया। जब तीसरा दिन हुआ तो पहलवान की पत्नी ने अपने जेठ के पुत्रों को फिर बुलाया और उनसे कहा, आप 2 क्विंटल तारकोल का इंतजाम करो। इस प्रकार तारकोल का इंतजाम किया गया। फिर उसे गर्म किया गया। जब वो पतला हो गया तो उसे ठंडा होने के लिए रख दिया गया। ठंडा हो जाने पर उसे एक बड़ी कढ़ाई में भरकर रख दिया गया। उसके बाद पहलवान की पत्नी ने अपने तीनों जेठों के पुत्रों की मदद से कुएं में एक मोटा सा रस्सा डालकर सबसे पहले महाराज को बाहर निकाला और उनसे कहा, आप इस कढ़ाई में डुबकी लगाओ और इसके बाद उस कमरे में जाकर लेट जाओ। राजा तो पहले से ही अधमरा हो चुका था, इसलिए उसने चुपचाप पहलवान की पत्नी की बात मानते हुए तारकोल भरी कढ़ाई में डुबकी लगाई और बगल वाले कमरे में जाकर लेट गया, जिस कमरे में पक्षियों के पंख भरे हुए थे। शरीर पर तारकोल होने के कारण जैसे ही वो पक्षियों के पंख वाले कमरे में लेटा तो उसके पूरे शरीर पर पंख चिपक गए। इसी प्रकार एक एक करके चारों को कुएं से निकाला गया और तारकोल में नहलाया गया। उसके बाद पंख वाले कमरे में भेजकर उन्हें लिटाया गया। चारों तारकोल में डुबकी लगाने के कारण पहले से ही काले हो गए थे और अब तो उनके शरीर पर पक्षियों के पंख भी चिपक गए थे। अब वे एक अजीब प्राणी की तरह दिखने लगे थे। कुएं में गिरने के कारण वे पहले ही चोटिल हो गए थे और इतने दिनों तक कुएं में बंद रहने की वजह से उनका स्वास्थ्य भी खराब हो गया था, जिस कारण वे कोई विरोध करने की स्थिति में नहीं थे, लेकिन मन में सोच रहे थे कि एक बार यहां से छूटकर महल तक पहुंच जाए। इसके बाद इस पहलवान की पत्नी को ऐसा सबक सिखाएंगे कि जिंदगी भर याद रखेगी। इधर पहलवान की पत्नी ने अपने मायके खबर भेजकर अपने पति को भी वापस बुला लिया। पहलवान जब घर वापस आया तो उसकी पत्नी ने कहा, देखो, मैंने 4 हुरबिलाव जानवरों का इंतजाम कर दिया है। चारों हुरबिलाव अंदर कमरे में बैठे हैं। पहलवान ने जाकर देखा कि कमरे में बहुत ही विचित्र प्रकार के 4 जीव बैठे थे। वे देखने में तो इंसानों जैसे लगते थे। उनका शरीर काला था। उन चारों प्राणियों को देखकर पहलवान बहुत खुश हुआ। पहलवान की पत्नी बोली, आप इन्हें रस्सी से बांधकर राजमहल ले जाइए। वैसे तो ये बड़े सीधे साधे हैं, चुपचाप चले जाएंगे, लेकिन यदि इनमें से कोई भी रास्ते में उत्पात करे तो उसकी पिटाई के लिए एक मोटा डंडा भी साथ ले जाइए। पहलवान खुश होकर चारों को रस्सी से बांधकर उन्हें लेकर राजमहल की ओर चल पड़ता है और अपने हाथ में एक मोटा डंडा लिए। बेचारे पहले से ही घायल और कमजोर थे, ऊपर से पहलवान के डंडे का डर, इसीलिए वे चुपचाप राजमहल की ओर चलते हैं। पैदल चलते हुए पहलवान जब राजमहल पहुंचता है तब तक शाम हो जाती है। पहलवान सोचता है, अब तो रात हो गई है, महाराज भी अपने सोने के कमरे में चले गए होंगे, इसीलिए इन्हें कल सुबह ही दरबार में पेश करूंगा। ऐसा सोचकर पहलवान उन चारों को एक कोठरी में बंद कर देता है और स्वयं जाकर सो जाता है। अब राजा, मंत्री, कोतवाल और सेनापति विचार करने लगते हैं कि यदि सुबह पहलवान ने हमें दरबार में पेश कर दिया तो महारानी हमें मरवा कर हमारा तेल निकलवा देगी, क्योंकि उन्हें राजमाता को शीघ्र ठीक कराना है। अब हमारी मृत्यु निश्चित है। यदि हम पहचाने भी गए तो सारे नगर में हमारी हंसी उड़ाई जाएगी, इसलिए जल्दी कोई उपाय कीजिए। तभी अचानक राजा कहता है, इस कोठरी से एक गुप्त सुरंग मेरे सोने के कमरे तक जाती है। आप लोग ऐसा कीजिए, इस पत्थर को उठाइए और मुझे उस सुरंग में उतार दीजिए।
चारों ने जोर लगाकर पत्थर उठाया और राजा को सुरंग में नीचे उतार दिया। राजा सुरंग के माध्यम से अपने सोने के कमरे में पहुंच जाते हैं। महल में जाकर राजा जोर से आवाज लगाते हैं। रानी बाहर निकलकर राजा को देखती है तो घबरा जाती है, क्योंकि राजा का रूप बहुत अजीब हो गया था। उनके पूरे शरीर पर पंख ही पंख लगे हुए थे। ऐसा कोई जानवर या इंसान उसने पहले कभी नहीं देखा था। रानी जोर से चीख पड़ती है। रानी की आवाज सुनकर नौकर चाकर, दास दासिया और कुछ सैनिक वहां इकट्ठा हो जाते हैं। सब मिलकर उस विचित्र जीव की बहुत पिटाई करते हैं। वे कहने लगते हैं, मारो मारो, पता नहीं कौन सा जानवर महल में घुस आया है। राजा चिल्लाकर कहते रहते हैं, मुझे मत मारो, मैं महाराज हूं। लेकिन कोई उनकी बात नहीं सुनता। काफी मार खाने के बाद रानी उनकी आवाज पहचान जाती है। तब रानी सभी को कमरे से बाहर निकाल देती है और राजा से पूछती है, यदि आप सच में महाराज हैं तो फिर आपने ये क्या हुलिया बना रखा है? आपके साथ ये क्या हुआ? राजा कहते हैं, पहले शांत हो जाओ और मुझे चुपचाप नहाने के घर ले चलो और थोड़ा मिट्टी का तेल मंगवाओ, मुझे जल्दी से नहाना है। रानी अपने सेवक को कहकर मिट्टी का तेल मंगवाती है और राजा मिट्टी के तेल से नहाता है। नहाने के बाद अब वो अपने असली रूप में आ चुका था। अब राजा रात को आराम से अपने महल में सो जाता है और सुबह शाही कपड़े पहनकर अपने दरबार में जाकर बैठ जाता है। इधर जब सवेरा होता है और पहलवान जागता है तो वो सबसे पहले उस कोठरी में जाता है जिसमें उसने रात को चारों हुरबिलाव को कैद किया था। जैसे ही पहलवान कोठरी के अंदर पहुंचा तो उसने देखा कि 4 हुरबिलाव में से एक हुरबिलाव गायब था। अब वहां केवल 3 ही हुरबिलाव बचे थे। अब तो वो डंडा लेकर उन तीनों को मारने लगा और पूछने लगा, बताओ एक कहां गया? तीनों कहने लगे, देखो भाई, हमें मत मारो, हम आपको सब कुछ बता देंगे। पहलवान कहने लगा, जल्दी बताओ, क्योंकि अगर महाराज देखेंगे तो वो हमें फांसी पर चढ़ा देंगे। तीनों कहने लगे, देखो, जब राजा तुमसे ये पूछे कि चौथा कहाँ है तो तुम ये कह देना कि हमें सब पता है। ज्यादा पूछताछ करोगे तो हम तुम्हारी पोल खोल देंगे, तब राजा समझ जाएगा और वो तुमसे कुछ नहीं कहेगा। ये सुनकर पहलवान खुश होकर उन तीनों को लेकर राजा के दरबार में उपस्थित होता है। पूरा दरबार उन्हें देखकर अचंभित हो जाता है। सभी दरबारी उन्हें देखकर हंसने लगते हैं और सोचते हैं कि ये तो बड़े ही विचित्र जानवर हैं। ऐसे जानवर तो हमने पहले कभी नहीं देखे। पहलवान ने राजा को वो तीनों हूर बिलाव सौंप दिए। उन्हें देखकर राजा कहने लगा, अरे पहलवान, मैंने तो तुमसे 4 मंगवाए थे, ये तो केवल 3 ही है, एक कहां है? मैं अभी तुम्हें फांसी पर चढ़ा दूंगा। पहलवान कहने लगा, महाराज, ज्यादा बोलोगे तो मैं आपकी सारी पोल खोल दूंगा और सबको सच बता दूंगा। पहलवान की ये बात सुनकर राजा सोचने लगता है कि शायद इसको सब पता चल गया है। अगर इसने मेरी पोल खोल दी तो मैं कहीं मुंह दिखाने के लायक नहीं रहूंगा। राजा ने चुपचाप उन तीनों को ले लिया और कहा, जल्दी जल्दी नहाकर साफ सुथरे होकर वापस आ जाओ। वे तीनों अपने अपने घर गए और मिट्टी के तेल से नहाकर साफ हुए। उसके बाद राजसी कपड़े पहनकर अपने असली रूप में वापस आए। फिर दरबार की कार्यवाही स्थगित करते हुए चारों आपस में विचार करने लगे। अगर हम पहलवान की पत्नी को पाने की इच्छा ना करते तो शायद हमारे साथ ऐसा नहीं होता। अब ये बात हम किसी को भी नहीं बता सकते। अगर हम लोग पहलवान और उसकी पत्नी से बदला लेने का प्रयास करेंगे तो ये बात महारानी को पता चल सकती है और पूरे नगर में भी फैल सकती है। इसलिए इस रहस्य को गुप्त ही रखना ठीक रहेगा। दोस्तों, हमें इस कहानी से ये पता चलता है कि दूसरों की स्त्री और धन के पीछे नहीं भागना चाहिए। अगर भागोगे तो इसी तरह पछताना पड़ेगा और हमें अपने चारों तरफ के लोगों से सावधान और सतर्क रहना चाहिए। तो आपको हमारी ये कहानी कैसी लगी, ये हमें कमेंट करके जरूर बताएं और वीडियो को लास्ट तक देखने के लिए आपका धन्यवाद। ऐसी ही कहानियों को देखने के लिए आप हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करें।